वो उसको मैं एक इंग्लिश वर्ड के अंदर जो है उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं आपको। वो इंग्लिश वर्ड है, किसी के लिए तो नॉटी वर्ड है और किसी के लिए जो है बड़ा समझदारी का वर्ड है। इंग्लिश में उसको हम कहते हैं किस। और इसके अलावा जो मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं, हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने भाग्यों को कोसते हैं। जो लोग अपने भाग्यों को कोसते हैं, मैं उसको बोलता हूं कि ये लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो कई कई बार ये बैलेंस हो जाता है, हम लोग थोड़े स्वस्थ हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। प्रैक्टिस बिल्ड होने के बाद 2-5 लाख की इनकम अगर महीने में बन जाती है, तो मेरे ख्याल से ये हमने प्री एडवाइजरी के पहले की बहुत बड़ी अमाउंट होने के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रुक जाते हैं। हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक 10,000 रुपया 12% में 30 साल में 3.5 करोड़ होता है। ये बहुत लोगों को इंडिया में मालूम नहीं। आज जो एजेंट ने अपना टारगेट बनाया है कि मुझे एमडीआरटी करना है, मुझे सीओटी करना है, मुझे टीओटी करना है, तो एक मौका हमें मिला है। वो मौका ये मिला है कि आईआरडीए ने रिसेंटली एक सर्कुलर लाया है, उसमें सेक्शन 1 में लिखा है इम्प्लीमेंशंस ऑफ आईआरडीए इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेगुलेशन 2024, जो लागू हो रहा है 1 अक्टूबर 2024 से। यानी हमारे जितने भी प्रोडक्ट है सबको आईआरडीए ने सभी इंश्योरेंस कंपनी को रिवाइज करने का कहा गया है, चेंज करने का कहा गया है, जो हमें प्रोडक्ट सिर्फ 30 सितंबर 2024 तक ही बेच पाएंगे। इतनी बार इंश्योरेंस का बड़ा बिजनेस हुआ है, जब प्लान चेंज होते हैं और क्लाइंटों के हित के लिए जो गारंटेड प्लान है, हमारे जो बेस्ट प्लान है, वो हमें 31 सितंबर के पहले बेचने का मौका है। तो आप लोग अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं कि जो भी आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी या जो भी आपने क्लब मेंबरशिप का जो भी आपने टारगेट लिया है, वो टारगेट को आप अवश्य करिए। सेकेंड चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मेगा माइंड शो होने वाला है, नेशनल मेगा माइंड शो 16, 17, 18 अक्टूबर को, वो शो इंदौर जो होने वाला है, उसमें आप लोग जरूर आइए, क्योंकि जो भी सीखने को मिलेगा और जो जब तक आप बड़े एजेंटों के साथ सीखने का मौका नहीं लेंगे, नहीं सीखेंगे, तो बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। मैंने जो भी सीखा है इन सब बड़े एजेंटों से सीखा है और आज इस मुकाम पे मल्टीपल टीओटी कर रहे हैं। तो आप सबसे विनती है कि आप लोग इस मेगा, मैं भी आ रहा हूँ, आप लोग भी सब पधारिए इस शो में। धन्यवाद। What comes to your heart immediately? मैंने इतने अच्छे बड़े वरिष्ठ स्पीकर्स को सुना और सबसे ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है। एक अंडरलाइंग फैक्ट अगर मैं कहूँ कि इन तीनों स्पीकर्स या चारों स्पीकर्स के अंदर जो मैंने सुना, वो उसको मैं एक इंग्लिश वर्ड के अंदर जो है उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ आपको। वो इंग्लिश वर्ड है, किसी के लिए तो नॉटी वर्ड है और किसी के लिए जो है बड़ा समझदारी का वर्ड है। इंग्लिश में उसको हम कहते हैं किस, KISS। नॉटी वर्ड्स को छोड़ दीजिए, उसके नहीं करना, बट हम अपने जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर हम किस को क्या समझते हैं। द वर्ड किस इज एन एक्रोनिम। इट स्टैंड्स फॉर कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। आप किसी भी चीज की आप जब डिस्क्रिप्शन करते हैं, आप अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट में क्लाइंट के पास जाते हैं, उसको बिल्कुल सीधे सरल स्वभाव के अंदर उसको समझाइए। किस, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। इमेजिन अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और सर्जरी के लिए मैं यहाँ से आपका कांटा लगाऊंगा और यहाँ से काटूंगा आपको और फिर उसके बाद हार्ट को एक्सपोज करूंगा और उसके बाद वेन्स के अंदर जाऊंगा, तो एक जो ऑर्डिनरी पेशेंट है वो घबरा के डर जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला मेरे साथ और मैं इस ऑपरेशन से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। जो डॉक्टर की डिटेल्स हैं वो सिर्फ डॉक्टर के लिए हैं। आपने अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को एक एश्योरेंस देनी है कि हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमें पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आज से आप पैसा जोड़ना शुरू कर दें,
जब तक आपकी बेटी के शादी का टाइम आएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। अब उसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, क्या डिटेल्स जा रही है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, कितने साल पे करना है, वो सब क्लाइंट के लिए सेकेंडरी डिटेल्स हैं। सबसे पहला वो ये सुनना चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, आपने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसकी सॉल्यूशन उसको दी। तो कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल। अगर इस एक वर्ड को लेके चलते हैं तो क्लाइंट की लेवल पे आप आके उसको प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लाइंट की लेवल के ऊपर आप उसको आके समझा सकते हैं। अगर आप पॉलिसी के अंदर समझाते हैं कि आपकी कैश वैल्यू क्या है, सरेंडर वैल्यू क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, रिवर्जनरी बोनस कितना है, डायरेक्ट बोनस कितना है, तो वो सब चीजों से कंफ्यूज हो जाता है और वो डरता है कि अगर मैं अपनी बेवकूफी एजेंट के सामने दिखाऊंगा कि मुझे तो कुछ भी इन चीजों में समझ नहीं है, तो वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। सो कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल एंड दैट इज मन की बात। थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जो अपना टारगेट या गोल फिक्स करता है, हमेशा उस टारगेट के ऊपर उसको हमेशा के लिए फोकस रहना चाहिए, यानी कि अपने टारगेट को पिन पॉइंट करना चाहिए, ना कि इधर उधर की तरफ ध्यान देके या इधर उधर टाइम वेस्ट करके इससे हटके आदमी को कुछ नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो इसको पिन पॉइंट करना चाहिए, दूसरा रिकॉर्ड टाइम में, एक टाइम फ्रेम में अगर हम उसको लेके चलते हैं तो वो टारगेट जो होता है वो डेफिनेटली आपका टारगेट अचीव हो जाता है। तीसरी चीज मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि आप उसमें किस किस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिस को आप इन्वॉल्व करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, उन सबको इन्वॉल्व करिए। भला ही वो आपका स्टाफ है, कस्टमर है या आपके शुभ चिंतक हैं, उन सभी को उसमें इन्वॉल्व करिए। जब आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो उनको आपके काम के बारे में नॉलेज नहीं होगी, उनको आपको कोचिंग देनी पड़ेगी, उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि मेरे को आप अगर सपोर्ट कर रहे हो तो किस काम के लिए सपोर्ट कर रहे हो, और आप मेरे को अगर सपोर्ट करेंगे तो उसको किस ढंग से करना है, उसकी कोचिंग बहुत जरूरी। नंबर 3 ये हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने भाग्यों को कोसते हैं। जो लोग अपने भाग्यों को कोसते हैं, मैं उसको बोलता हूं कि ये लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं। बट इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि आपके कार्य में आपका भाग्य जो है वो कोई रोल नहीं प्ले कर रहा, उसका रोल होता है। किस चीज का कितना इसमें रोल होता है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सबसे पहली मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान का लक है वो हमारे कार्य में 33% रोल प्ले करता है। उसके बाद दूसरा जो रोल प्ले होता है हमारे काम में वो है हमारा कर्मा। कर्म क्या है? जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा कर्म है, वो उसमें 33% रोल प्ले करेगा। 33% रोल आपका जो सर्कल है, आपका जो क्लाइंट बेस है, आपका जो स्टाफ है, आपके जो रेफरल देने वाले आपके शुभ चिंतक हैं, वो 33% रोल प्ले करते हैं। अगर 100% को हम डिवाइड करें तो जो हमारा कर्मा है वो 33% रोल प्ले करता है, बाकी 66% या 67% जो रोल है वो हमारा खुद का है। उसको मैनेज करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली चलने की जरूरत है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा कोई कारण नहीं बन सकता कि जिसकी वजह से आप अपना गोल अचीव ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, लोगों को बहुत अच्छे एडवाइजर की भी जरूरत है, लोगों को अच्छे आदमी उनके साथ बात करें उसकी भी जरूरत है, अच्छे प्रैक्टिशनर की भी जरूरत है, अच्छे एजेंट की भी जरूरत है, और बहुत बड़ी जो ग्रोइंग हमारा वर्किंग क्लास और बिजनेस क्लास और जिस हिसाब से इंडिया की वेल्थ बन रही है, हमें बहुत सारे अलग अलग लेवल पे काम करना पड़ेगा, अलग अलग मुकाम पे काम करना पड़ेगा, अलग अलग इंटेंसिटी से काम करना पड़ेगा। मेरा लॉजिक ये है कि हम लोग जो भी अवस्था में हमने कंपनी की शुरुआत की, प्रैक्टिस की शुरुआत की, जो हालात में शुरुआत की, वही हालात में अगर
रेगुलरली इंडिया की बदलती नीड को अगर ठीक से नहीं समझ पाए और उसके साथ में हम लोग प्रैक्टिस को बदलाव नहीं ले पाएंगे तो हमें पूरा जो फायदा है या हम लोग जितनी कैपेसिटी है, सो मेरा लॉजिक नॉर्मली ये रहता है कि हम जो भी तैयार करते हैं, हम लोग सीखते हैं, एक पढ़ते हैं, कोई कंपनी से सीखते हैं, कोई प्रोडक्ट से सीखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कुछ सिखाती है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी सिखाती है, परिस्थितियां कुछ सिखाती है। ये सब सीखने के चक्कर में हमारी एबिलिटी बढ़ती है। तो हमें ना सिर्फ एबिलिटी पे काम करना है, हमें कैपेबिलिटी पे काम करना है। सो थिंक बियॉन्ड द एबिलिटी एंड थिंक ऑफ वर्किंग व्हाट इज यू आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग। तो कई बार ये बैलेंस हो जाता है, हम लोग थोड़े स्वस्थ हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। प्रैक्टिस बिल्ड होने के बाद 2-5 लाख की इनकम अगर महीने में बन जाती है तो मेरे ख्याल से ये हमने प्री एडवाइजरी के पहले की बहुत बड़ी अमाउंट होने के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रुक जाते हैं। This is a perfect time where you need to clone your people, clone your advisory board, clone your staff member, और ये प्रैक्टिस हमें इतनी बिल्ड करनी है कि ताकि हमारे द्वारा हमारी सोच हमारे ऑफिस से ज्यादा लोगों को कवर कर पाए। और इसके लिए हमें हमारी प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से डेवलप करनी होती है। कई बार हम लोग खुद की प्रैक्टिस में और खुद जो इंटरेक्ट करते हैं वो क्लाइंट के चक्कर में पेरिफेरल जो डेवलपमेंट होता है वो मिस हो जाता है। उसके लिए वेबसाइट प्रेजेंस, लिंक्डइन प्रेजेंस, यूट्यूब या फिर जो भी आप रंजीत जी आप जो सर्विसेज चला रहे हो, ये थ्रू आपकी सर्विस और सोच अलग अलग जगह पे जाती है। आपका जाना बहुत जरूरी है, आपकी बातें पहुंचनी बहुत जरूरी है। क्लाइंट धीरे धीरे आपके पास आएंगे और आप भी उनके पास पहुंचोगे। तो आपके विचार जो है ना वो ज्यादा लोगों के पास जाना चाहिए, आपकी सोच ज्यादा जानी चाहिए। मेरे पास कम से कम 250 का व्हाट्सएप ग्रुप का ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप का लिमिट है। मैं पिछले 12 साल से कम 10 ग्रुप को हैंडल करता हूं और अलग अलग कैटेगरी के ग्रुप में, चाहे किसी को 1 पर वीक, किसी को 2 मैसेज पर वीक, किसी को 3 मैसेज पर वीक मैक्सिमम, मैं उनके साथ मेरी जैसे आप बोल रहे मन की बात या दिल की बात मैं उनसे शेयर करता रहता हूँ। उनसे वो पहुंचता है, उनके लाइक्स आते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, उनके सजेशन भी आते हैं, उनकी कंप्लेंट्स भी आती है, उनके फीडबैक्स भी आते हैं, रेफरेंसेस भी आते हैं। दिस ऑल इज हेल्पिंग मी टू शेप अप माय नेक्स्ट मूव एंड और उसके साथ में मैं न्यूज़पेपर, मीडिया, प्रेजेंटेशन, मीटिंग, सेमिनार से मैं उसको फाइन ट्यून करके आगे वाले फ्यूचरिस्टिक 2 या 3 साल के लिए उसकी स्पेस को मैच करता हूं और बढ़ाता हूं। एंड दिस एंटायर व्हाइल वर्किंग, अपग्रेडिंग द सिस्टम, व्हाइल वर्किंग, स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस, इस पे मैं काम करता हूं। तो मुझे प्रैक्टिस करने में और बिल्ड करने में, स्ट्रेंथन करने में मजा आता है। आज का मेरा मैसेज ये है कि आपका जो बेस है, ब्रॉड बेस है ऑफ कम्युनिकेशन, वो आप बढ़ाओ। मेरी वेबसाइट पे मेरे न्यूज़लेटर है, 4 न्यूज़लेटर। अभी मैंने रिसेंटली मेरा Q3 रिलीज हुआ फॉर 24-25 और आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप सबके साथ शेयर कर सकते हो, जहाँ पे मैं 5 या 6 पेज कवर कर सकता हूँ। रंजीत जी आपको भी इनवाइट करता हूँ, मेरे अगले वाले में गेस्ट कॉलम आप लिख सकते हो, जहाँ पे आप अपना विचार या कोई एक सॉलिड पॉइंट आप रख सकते हो, ताकि मेरी ऑडियंस को भी आपका मैसेज चला जाए। यू आर हैविंग ए डिफरेंट पर्सनालिटी। कई बार ऐसा होता है कि वेल्थ से वेल्थ की बात निकलती है, इंश्योरेंस से इंश्योरेंस की निकलती है। आपके पास एक अलग से ऑरा है, जो भी आप जो मैं आपको मेरे थ्रू मेरी ऑडियंस के पास पहुंचाना चाहता हूँ। सो आई इनवाइट यू फॉर माय गेस्ट कॉलम ऑन माय न्यूज़लेटर, आइदर फॉर नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच BITV। नमस्कार, मैं एकदम सिंपल आइडिया आज शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे लोग जो है वो इक्विटी मार्केट से डरते हैं, क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, अभी भी पेनिट्रेशन बहुत बाकी है। तो मेरा एक सजेशन है जो मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किया है सालों पहले। तो जो लोग बिजनेस करने वाले हैं, जिनका करंट अकाउंट होता है, तो उनका फंड मैनेजमेंट की अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो उससे क्या होता है कि जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है और मलाई का हम दही लगाते हैं, दही से फिर ताक बनता है, लोनी बनता है, ऐसा तो वैसा ही ये जो फंड मैनेजमेंट है उसका जो इंटरेस्ट बनता है, जो डेट फंड में इंटरेस्ट आता है, वो अगर आप इक्विटी में शिफ्ट करोगे तो उससे क्या होगा कि उसको 0 रिस्क रहेगी। उसका जितना भी टर्नओवर है वो टर्नओवर आप
आपके थ्रू रूट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, जैसे मान लो कि एक छोटा बिजनेसमैन है, उसका साल का टर्नओवर 1 करोड़ है। वो 1 करोड़ अगर आपके थ्रू रोटेट होता है पूरे साल में, तो कम से कम उसको 1% का इंटरेस्ट साल भर में जनरेट होगा, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मतलब साल भर में। क्योंकि वो कभी 10 दिन रखेगा कुछ पैसे, कभी 5 दिन रखेगा, कभी 15 दिन रखेगा, जो भी है। तो डेट फंड में जो इंटरेस्ट जमा होता है वही सिर्फ आपको इक्विटी में शिफ्ट करना है, और उसका पूरा पैसा 100% उसको वापिस करना है, मतलब जो डेट में रखा है वो। उससे क्या होता है कि उसको 0 रिस्क है, और जो एप्रिसिएशन है उतना ही इक्विटी में जाता है। मेरा एक क्लाइंट है, उसने 7 साल में ऐसे 65 लाख इकट्ठा किए थे, और उससे उसने इंडस्ट्री में प्लॉट लिया था। तो ये मेरा लाइव एग्जांपल है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये करंट अकाउंट में 0% इंटरेस्ट जो बिजनेस वालों को मिलता है, उनका पैसा अगर आप फंड मैनेजमेंट में लोगे तो उससे उसकी भी वेल्थ क्रिएट होगी और आपकी भी वेल्थ क्रिएट होगी। धन्यवाद। आज जो मैं मेरे मन की बात बोलूंगा वो फॉर न्यू इन्वेस्टर्स जो यंग अभी चालू कर रहा है, तो उनके बारे में कुछ पॉइंटर्स मैं दूंगा फॉर देम ओनली। इन इन्वेस्टिंग वी शुड ऑलवेज रिमेंबर द मंत्र इज टू स्टार्ट अर्ली। द रिटर्न कम्स ऑन द नंबर ऑफ इयर्स यू आर इन्वेस्टिंग, नॉट द अमाउंट और द रेट ऑफ रिटर्न। ये हम सबको याद रखना पड़ेगा, जो कितने साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। हमेशा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक 10,000 रुपया 12% में 30 साल में 3.5 करोड़ होता है। ये बहुत लोगों को इंडिया में मालूम नहीं है। जितना अर्ली चालू करके 30 साल का आदमी 60 साल में 10,000 में ही 3.5 करोड़ बना सकता है 12% में। तो ये हमको हमेशा याद रखना है। इन्वेस्टमेंट हमको क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स अस टू बिल्ड अ कॉर्पस। फॉर दिस यू हैव टू सीट विथ योर एडवाइजर, यू हैव टू टेल हिम हिज गोल, योर एस्पिरेशन, और आपको कौन से टाइम में कब कौन सा पैसा लगेगा, वैसा ही फ्लैग ऑफ करना है इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट का जरूरी है लॉन्ग टर्म में एक कॉर्पस बिल्डअप करना। शुरू में ऑलवेज असेस योर रिस्क एपेटाइट। आर यू आर मॉडरेट, और यू आर कंजर्वेटिव, और यू आर एग्रेसिव, बिकॉज हर क्लाइंट का अलग रिस्क एपेटाइट होता है। अकॉर्डिंगली यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट, एंड यू शुड assess your risk appetite along with your advisor. Always remember what is wealth. Wealth is 80% habit and 20% maths. We should always, उसमें maths है। ये जो 10,000 12% में 30, इसमें तो maths ही है। फंड है, कहाँ पे है, कुछ नहीं, माने आपको इसमें लगा रहना है, तभी ये कंपाउंडिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम जो बोलेंगे, जो हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट इज ऑलवेज वोलाटाइल। तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर मार्केट विल बी वोलाटाइल, यू शुड नॉट बी वोलाटाइल। आपको एक डिसिप्लिन वे में हमेशा इन्वेस्ट करना है। मार्केट का वोलाटिलिटी में आपको रहना नहीं है, अपना फंड को चालू रखना है। और ऑलवेज रिमेंबर बाई वैल्यू विथ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हम जो खरीदते हैं तो उसका जो सेफ्टी कौन सा प्रोडक्ट या क्या रिस्क है, वो हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा। रिबैलेंस योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू योर गोल। जब जब आपका लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, आपका गोल चेंज होता रहेंगे, तो अकॉर्डिंगली यू कैन rebalance your portfolio. Another point is you should always diversify it across the asset classes, because ये तो हम हमेशा सुने हैं, all the eggs should not be in the same basket. हमेशा याद रखना चाहिए, जब bubbles takes time, bubbles will create, but always play safe and accordingly you invest. And plan, हमेशा प्लान आपको करना पड़ेगा, एंड उसमें आपको टैक्स का भी याद रखना पड़ेगा। हम जो इन्वेस्टमेंट में, तो उसमें टैक्स कितना परसेंटेज है वो हमको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज हमको 7% में 30% टैक्स और कुछ 7% विदाउट टैक्सेशन, ये बहुत डिफरेंस कर देता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 2-3% डिफरेंस इन 30 ईयर्स ह्यूज हुमंगस होता है। फॉर मेजर एक्सपेंसेस ऑलवेज प्लान इन एडवांस। पहले से ही सोचना पड़ेगा, कल आया एक्सपेंस हम कल ही याद नहीं, हमको 6 महीना 1 साल पहले से ही उस सडन एक्सपेंसेस का सोचना पड़ेगा। एंड ऑलवेज यू कीप अ कॉन्टिंजेंसी फंड रेडी, बिकॉज हमने कोविड देखा है 2020 में, कब क्या हो सकता है, ये वेरी वोलाटाइल वर्ल्ड है। तो वी शुड ऑलवेज हैव अ कॉन्टिंजेंसी फंड। ऐसा नहीं आज मार्केट अच्छा चल रहा है हम सब कुछ लगा दिया, शॉर्ट टर्म मनी कौन सा पैसा है, तो कॉन्टिंजेंसी फंड हमेशा रखना पड़ता है, बिकॉज वी ऑलवेज कीप समथिंग फॉर आवर रेनी डे। एक बहुत बड़ा चीज हमको याद रखना पड़ेगा, विच इज इन्फ्लेशन ऑल्सो, बिकॉज एक एग्जाम्पल 1994 का 1 लाख रुपीज 1 लाख, अभी उसका वैल्यू है 13,000। सो यू कैन इमेजिन जो इन्फ्लेशन नेक्स्ट 30 साल में, इफ यू आर इन अ हाई इन्फ्लेशनरी पीरियड फॉर नेक्स्ट 2-3 डिकेड, तो कहाँ पे पैसा, तो
इन्फ्लेशन को भी याद रखें, 7% मिला उसका कोई वैल्यू नहीं, हमारा पैसा कितना घट जाएगा 30 साल में जाके, वो भी याद रखना पड़ेगा. We should always remember the next 10, 15, 20 years is always very important for India. So accordingly should invest. It's a golden period in our country. But keep in mind all these points जो हमने आपको छोटा छोटा points बोला, and accordingly you plan and invest and sit with your advisor.